हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमृत साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं क्लास 11th की रसायन विज्ञान चल रही है अपनी प्यारे बच्चों, जिसमें अपना चल रहा है अध्याय 4th, जिसका नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, वह है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। थोड़ा बीएड सा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। आप मुख्यतः एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो इसको वेस्पर थ्योरी लिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जब आप नाम लेते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो अच्छे से याद रखने के लिए वेस्पर थ्योरी याद रखिए। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, वेस्पर थ्योरी कहते किसे। तो जो वेस्पर थ्योरी है वह क्या करेगी, जो कोई भी अणु बन रहा है उसकी संरचना है ना, उसके बारे में हमें बताने का कार्य करती है। किसके बारे में, कि संरचना किस प्रकार की है, उस प्रकार की व्याख्या करने में यह क्या करती है, हमारी सहायता करती है। उसके साथ अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको 1940 में दिया गया था। किसने दिया था बात करें तो सिजविक व पॉवेल नाम के दो वैज्ञानिक थे, सिजविक व पॉवेल। उनने वेस्पर थ्योरी का कह सकते हैं कि इसको प्रस्तुत किया था, इसका प्रतिपादन किया था। चलिए थोड़ा सा बातें जो हमने बताई है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि जो बातें लिखते हैं वह क्या रहती है, अच्छे से हमें याद रहती है। तो क्या लिखेंगे कि यह सिद्धांत किसी अणु की, ये लिखेंगे कि यह सिद्धांत किसी अणु की, जो कोई भी अणु का निर्माण हो रहा है, जिस भी यौगिक का निर्माण हो रहा है अणु की आकृति, एक ही बात है संरचना कह लीजिए, आकृति किस प्रकार की है, ठीक है। आकृति को, अणु की आकृति को क्या करता है, निर्धारित। अणु की आकृति का क्या लिख लीजिए, या अणु की आकृति को लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो अणु की आकृति को स्पष्ट करता है, या फिर निर्धारित लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए स्पष्ट। स्पष्ट लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। यह सिद्धांत क्या करता है, अणु की आकृति को स्पष्ट करता है तथा उसकी व्याख्या को भी क्या करता है, प्रस्तुत करता है, तथा उसकी व्याख्या को प्रस्तुत करता है। क्या करता है, व्याख्या किस प्रकार से की जाए उसको भी क्या कर देता है, प्रस्तुत कर देता है। हो गई पहली बात। अब किसने दिया था, ये भी लिख लीजिए, कब दिया था, 1940 में दिया था। अभी अभी मैंने बताया किसने दिया था, सेजविक को किसने दिया था, एक तो अपने थे सेजविक थे, और अगर दूसरे वैज्ञानिक की बात करें तो क्या थे, पावेल। वेस्पर थ्योरी का प्रतिपादन की बात करें तो जो सिजविक व पावेल ने प्रस्तुत किया था, ने प्रस्तुत किया था, क्या लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इसकी कुछ मुख्य अवधारणाओं की बात कर लें तो क्या लिखेंगे, वेस्पर सिद्धांत की अवधारणाएं, VSE। अब पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ वेस्पर लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, वेस्पर। आगे सिद्धांत लिख लीजिए, सिद्धांत की अवधारणाएं, क्या लिखेंगे, वेस्पर सिद्धांत की अवधारणाएं। तो क्या बात करें, सबसे पहले अगर हम अवधारणा की बात करें तो अगर हम किसी अणु की बात करें, किसकी, साथ साथ में लिखते हैं, साथ में समझते हैं कि किसी अणु की जो आकृति होती है उसके केंद्र में स्थित, किसमें, जो केंद्र है उसमें जो स्थित, क्या कह सकते हैं आप, परमाणु कह लीजिए या तत्व कह लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो केंद्र में स्थित परमाणु के जो संयोजी कोष है, संयोजी कोष बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
और क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है तो किसके रूप में है, अगर वह युग्मों के रूप में है, किसमें, युग्मों के रूप में, और क्या है, संयोजित है, युग्मों के रूप में संयोजित है। और किसकी बात करें, वह असंयोजित, संयोजित है और क्या है, असंयोजित है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं कि अणु की आकृति उसके केंद्र में स्थित परमाणु के संयोजी केस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों, संयोजित भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, असंयोजित भी हो सकते हैं, की संख्या के आधार पर, की संख्या पर निर्भर करता है। ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ये लिख लेते हैं कि संख्या के आधार पर निर्भर करता है या संख्या पर निर्भर करता है, एक ही बात है, निर्भर करता है, करती है। ठीक है, तो क्या कहता है, किसी अणु की आकृति उसके केंद्र में स्थित परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों, संयोजित भी हो सकते हैं, असंयोजित भी हो सकते हैं, कि संख्या पर निर्भर करता है कि कितनी संख्याएं हैं। अच्छे समझने के लिए क्या ले लेते हैं, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या लेते हैं, बेरिलियम क्लोराइड को ले लेते हैं। बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखने जाएं तो क्या होगा, BeCl2, BeCl2। अपने को पता है बेरिलियम कितने नंबर पे आता है भाई, 4 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें क्या होगा, 2, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 पे, क्या आ जाएगा, 2, 8, 7। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 हो चाहिए, लेकिन हमारा जो बेरिलियम है वह क्या कहता है कि मेरे को 2 निकालने हैं ताकि मेरा भी स्टेप पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें किस प्रकार की संरचना मिल जाती है, जो बेरिलियम होता है उससे एक यहाँ पे जुड़ गया, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, क्या हो गया, 2 प्रकार के यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गए, और इनके मध्य बनने वाला जो बंध है वह कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। दोनों 180 डिग्री पर क्या है, बने हुए हैं। ठीक है, अच्छे समझ में आई ये चीज़, क्या है, दोनों 180 डिग्री पर बने हुए हैं, दोनों की इस प्रकार की संरचनाएं हमें प्राप्त हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें तो क्या है, संयोजित है, क्या है, संयोजित है। अब हम बात करते हैं ये संरचना, दूसरी संरचना की बात कर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो इस बार क्या लिया जाए, अमोनिया ले लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है अमोनिया, अभी संरचना समझने के लिए। अमोनिया हमें पता है जो नाइट्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है 7 होता है, 2 और 5 आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसकी संरचना बना लेते हैं अपन। ये अपना क्या है, नाइट्रोजन। अब 5 है, ठीक है, 1, 2, 3, और यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म को इस प्रकार की संरचना द्वारा आपको दर्शाना है। यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन क्या है, व्यवस्थित है। अगर इसकी हम संरचना की बात बनाना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। लिखना चाहें लिख लीजिए, क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन। फ्रेम में आ रहा है पूरा डायग्राम, आई होप आ रहा हो, अच्छे से आ रहा है फ्रेम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक है हमारे पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अगर इस प्रकार से बनाना चाहेंगे सर जी यही बनेगी क्या संरचना, जी नहीं, ये बना लीजिए, क्या बना लीजिए, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बना लीजिए। मतलब किसी भी तरफ आप संयोजी युग्म इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो संयोजी है उसकी संरचना दिखा दीजिए, या इस प्रकार की संरचना को भी आप दर्शा सकते हैं। अच्छे से इस तरह से करेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी, आपको बहुत आसानी से क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो पहली बात हमने क्या लिखी कि संयोजी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी आकृति उनके केंद्र में स्थित परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के आधार पर निर्भर करती है। इस चीज़ को जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसके कुछ और अवधारणाओं को हम डिटेल से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोज करके लिखना चाहिए तो आप पोज करके लिख लीजिए। तो अगर हम दूसरी अवधारणा की बात करें, पहली अवधारणा हमने पढ़ ली, तो जो संयोजी कोष में जो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, या संयोजी कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य क्या होता है, एक प्रकार का बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी चीज को नोट डाउन करना है कि संयोजी कोष में स्थित, क्या लिखेंगे, संयोजी कोष में स्थित क्या, इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण
बल कार्य करता है। क्या करता है? एक प्रकार का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर दूसरे एक और अवधारणा की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रतिकर्षण बल के कारण, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के मध्य प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो प्रतिकर्षण बनता है या प्रतिकर्षण बल के कारण यह क्या होते हैं? यह एक त्रिविमी, किसमें? त्रिविमी संरचना का निर्माण करते हैं। त्रिविमी संरचना का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक त्रिविमी संरचना का यहाँ पर क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों? निर्माण कर लेते हैं। हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं इस त्रिविमी संरचना को। कहाँ सीख लें? यही बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से देखिए, क्या एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं किसके लिए? त्रिविमी संरचना के लिए। क्या लिखेंगे? BF3। BF3 मतलब हमें यहाँ पे पता चल रहा है जो मध्यवर्ती, हम कह सकते हैं कि मध्य का जो अणु है, परमाणु है, वह क्या हमारा B है। 1 2 3। इस प्रकार से इससे क्या जुड़ गया? अपना जो फ्लोरीन है वह कनेक्ट हो जाता है। तो यह क्या करता है? इस प्रकार से इन के मध्य क्या लग रहा था? एक प्रतिकर्षण बल क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ये संरचना कौन सी संरचना है? त्रिविमी संरचना या त्रिकोणीय संरचना लिख लीजिए आप। क्या लिखेंगे? त्रिकोणीय। ठीक है, त्रिकोणीय है, लेकिन ये क्या एक समतल है। त्रिकोणीय समतल। एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा आप अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से चीज़ें हैं जो हम रिलेट कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, किस पे बढ़ते हैं? 4th नंबर उदाहरण पे बढ़ते हैं। तो श्योजी कोष पर हम कह सकते हैं कि उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या कहेंगे? साथ साथ में सीखते जाते हैं। श्योजी कोष पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म। अब श्योजी कोष में कह लीजिए, श्योजी कोष पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक क्या होते हैं? एक गोलीय संरचना का समूह की सतह पर स्थित प्रतीत होते हैं। सतह अलग है, पर स्थित प्रतीत होते हैं। स्थित प्रतीत कि श्योजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक गोलीय संरचना का समूह की सतह पर स्थित प्रतीत होते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? जहां पर वह इलेक्ट्रॉन, क्या कह सकते हैं? जहां पर वह जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे की, एक दूसरे से लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, से जो अधिकतम दूरी है उस पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? दूरी पर स्थित होते हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या ले लें? CH4 ले लेते हैं। सबसे पहले CH4 लिया तो हमें पता है कार्बन, इस प्रकार से इससे क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं, और यह आपस में भी इस प्रकार से क्या कर रहे हैं? एक गोलीय संरचना कह सकते हैं। जैसे संरचना का नाम लिखना चाहें, जो चतुष्फलकीय होती है। क्या होती है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संरचना होती है। और एग्जांपल लेते हैं, PCl3 किया है, PCl3 P क्या आ गई? Cl। ये क्या है? PCl3 की संरचना भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और संरचनाओं की अगर हम बात करना चाहें तो PCl5 की संरचना बना लेते हैं। अपने पास गैप है, यहाँ पे बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? PCl5। ये PCl3 की संरचना, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं ताकि अपने को स्पेस मिल जाए।
क्या मिल रहा है, स्पेस अच्छे से मिल रहा है। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट संरचना आपको लगेगी क्योंकि यहाँ पे हम फास्फोरस के साथ क्या जोड़ रहे हैं कि 5 क्लोरीन को जोड़ने की यहाँ पर क्या करेंगे पर बच्चों, कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छे से 2 3 क्लोरीन तो क्या हो गई, हम कह सकते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित हो गई। 3 क्लोरीन क्या हो गई, इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है। और जो 2 क्लोरीन होती है वो इस प्रकार से इसमें बन जाती है। अगर इसकी संरचना को बनाएं तो हमें कैसी संरचना देखने को मिलती है, एक त्रिभुज बन गया, इसके मध्य में क्या है, फास्फोरस है, क्लोरीन बन गया, ये इससे भी बना हुआ है, इसका इससे भी बंद बन रहा 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 है, और इसका इस क्लोरीन के साथ भी बंद बन रहा है। हमें एक इस प्रकार की संरचना, अगर आप इसको एक खड़ा बनाना चाहें, मतलब अच्छे से व्यवस्थित करके बनाना चाहें, अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बनाने में भी अच्छी लगेगी संरचना, ये संरचना बना लीजिए, ये अच्छी लगेगी आपको बनाने में। तो किस प्रकार की है यह, अगर इसकी बात करें तो यह क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है। क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है। तो हमने क्या बात की, हम संयोजकता जो वेस्पर थ्योरी है उसकी अवधारणाओं की बात कर रहे हैं। हमने 4 अवधारणाएं यहाँ पर कर ली है, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसे सीख रहे हैं। तो जल्दी से इसको नोट करते हैं, फिर कुछ इसकी और अवधारणाओं की हम चर्चा करते हैं। आगे की बात क्लासेस कंटिन्यू करते हैं इसको। तो कुछ और अवधारणाओं की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अवधारणा देख लेते हैं 5 नंबर, हम बात करते हैं बहुआबंध। किसकी, जो बहुआबंध होते हैं, बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म को, या युग्म के रूप में लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, युग्म के रूप में तथा क्या कह सकते हैं, एक से अधिक, तथा एक से अधिक क्या है हमारे पास, बहुआबंध है। तो बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में व एक से अधिक क्या करते हैं, एकल सुपर, क्या है, सुपर बात करने हैं, मक्खन की तरह सुपर युग्म लिया जाता है। क्या कह सकते हैं, युग्म लिया जाता है। ये अवधारणाएं थोड़ी सी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि अवधारणाएं जरूरी है आपके लिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, अच्छे से इसके नोट्स भी आप बनाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि एक और बात लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं कि किसी अणु को 2 या 2 से अधिक संरचनाओं, अधिक, क्योंकि संरचनाओं से दिखाया था, अनुनाद में हमने देखा था, अनुनाद में हमने क्या देखा था, इस प्रकार की संरचना देखी थी। संरचनाओं द्वारा क्या करते हैं, दर्शाया जाए तो, जब संरचनाओं द्वारा इनको क्या कहा जाता है, दर्शाया जाता है, तो भी यह क्या करते हैं, तो भी VSEPR सिद्धांत, वेस्पर थ्योरी, वेस्पर सिद्धांत का पालन करती है। सिद्धांत का क्या करती है, का पालन करती है। ये हमारी अवधारणा है। तो जल्दी से इसको भी क्या कर लेते हैं, अपन नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नए नामों से अवगत कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ये आपको अच्छे से वैसे पता है, थोड़ा सा इनको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपने पढ़ा, और क्या पढ़ा आपने, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। चलिए इसको थोड़ा सा हम जैसे आगे पढ़ते हैं तो इसको पूरा नाम ना लेकर के इसको एलपी अर्थात लॉन्ग पेयर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बीपी बॉन्ड पेयर। वैसे हम बीपी एक और चीज़ के लिए, सब तो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो ब्लड प्रेशर के लिए बीपी का उपयोग करते हैं, और जब केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर बीपी बॉइलिंग पॉइंट के लिए उपयोग में लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बताना है तो हम बीपी से बता देते हैं कि इसका बीपी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, ये चीज़ें हम बता देते हैं। यहाँ पर हमें बीपी का मतलब है, अगर बात करें तो बॉन्ड पेयर। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं हम
कि अगर हम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म व, चलिए इसको नोट कर लेता हूँ, फिर अच्छे से समझा देता हूँ आपको, फिर अच्छे से समझ में आएगा ऐसे आपको बिल्कुल। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म व एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य हम प्रतिकर्षण की बात करें तो सबसे अधिक होता है। मतलब क्या कह सकते हैं, लॉन्ग पेयर और लॉन्ग पेयर के मध्य प्रतिकर्षण क्या होता है, सबसे अधिक होता है। उसके बाद बात करें लॉन्ग पेयर और बॉइलिंग पॉइंट या बॉन्ड पेयर कह लीजिए, बॉन्ड पेयर के मध्य जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है वह क्या होता है, मध्यम। मतलब यहाँ पे किस प्रकार का सिंबल आएंगे, ये क्या है, लॉन्ग पेयर और बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार से आप इनका क्रम भी बना सकते हैं बच्चों, अच्छे से क्रम आप बना सकते हैं। अब कुछ संरचनाओं की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अंतिम, क्योंकि आगे क्लास में हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, हम कुछ संरचनाएं बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम अष्टफलकीय संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अष्टफलकीय संरचना। अष्टफलकीय संरचना, इसके लिए मैं अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अपन ले लेते हैं SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो आपको पता है मध्य का यह है, इसके चारों तरफ 1 2 3 4 ऐसे जुड़े हुए 1 2, इस प्रकार की यह संरचना बनती है। ये किस प्रकार की संरचना बनती है, इस प्रकार की हमें संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं कि यह जो होता है वह इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, और इस प्रकार से इसके साथ भी कनेक्टेड है। इसी की बात करें, इसके साथ भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी कनेक्टेड है। अच्छा, अलग अलग मार्कर से इसलिए दर्शा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और ये सभी आपस में भी क्या है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस बंद को प्रॉपर बंद बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से कनेक्टेड है। तो यह हमारी किस प्रकार की संरचना है, एक अष्टफलकीय संरचना है। अगर हम चतुष्फलकीय संरचना की बात करें, किसकी, चतुष्फलकीय संरचना, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, चतुष्फलकीय संरचना की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं चतुष्फलकीय संरचना के लिए सबसे अच्छा उदाहरण होगा H2O ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, H2O ले लेते हैं। तुम्हें पता है इस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। नॉर्मल अवस्था में बात करते हैं, ठीक है, ये क्या है, BP और BP बंद है, और यहाँ पे 1 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, युग्म होता है, ठीक है। इनके मध्य क्या बन रहा है, LP और BP बन रहा है। इनके मध्य की बात करें तो क्या है, LP और BP, इनके मध्य में LP, ठीक है, ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को समझ, इसमें हम थोड़ा सा एक और देता हूँ, ये जो कोण बनता है ये होता है 90 डिग्री का। क्या बनता है, 90 डिग्री का हमें कोण देखने को मिलता है। तो यह हमारी संरचना क्या है, चतुष्फलकीय संरचना। अष्टफलकीय संरचना हमने अवधारणाएं पढ़ी आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि वेस्पर थ्योरी की जो अवधारणाएं हैं, वेस्पर थ्योरी है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम मिलेंगे आगे वाली क्लास में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे सृजनता आबंध सिद्धांत को डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमने वेस्पर सिद्धांत पढ़ा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक पर्टिकुलर क्लास ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे वाले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।